दोस्तों, एक बार फिर आप सबके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स डीआरएस टॉपर्स लाइव पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग आज करने चल रहे हैं भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। उसमें स्टार्टिंग करने चल रहे हैं। ये पहला लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत की अवस्थिति और विस्तार यानी कि इंडिया लोकेशन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये जानने की कि भारत कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। संपूर्ण विश्व को दो रेखाएं चार पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। यह रेखा इक्वेटर, जिसे आप विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। रेखा आपकी जो लंबी लंबी है, इसको हमने बताया हुआ, इसको क्या कहते हैं, देशांतरी रेखा यानी लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, को आप प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। देखिए, इस इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के उत्तर नॉर्थ में जो भी प्लेसेस आते हैं उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये जो दक्षिण में सारे प्लेस आते हैं इनको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा के यानी प्राइम मेरिडियन के पूर्व, इसके राइट साइड में ईस्ट है, तो ये होता है पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिम में जो आता है ये आता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इस हिसाब से ये रहा भारत। तो भारत कहाँ पर आ रहा है, विषुवत रेखा के उत्तर में और देशांतर रेखा के पूर्व में, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताओगे कि इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। भारत देखने में कैसा है, तो भारत देखने में इस तरीके से है। ठीक, वायु पुराण में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि सम्राट यानी कि राजा के द्वारा जीता हुआ क्षेत्र कहा जाता था। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नामकरण हुआ है। उसके बाद बात करें पर्शिया, जो कि आज का ईरान है। यहाँ के लोग सबसे पहले सिंधु घाटी में प्रवेश किए। ये लोग सिंधु का बदला रूप हिंदू यहाँ के निवासियों के लिए प्रयोग करते थे, और हिंदुओं के देश को इन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान किसने नाम दिया, पर्शिया यानी कि आधुनिक ईरान के जो लोग हैं इन्होंने भारतवर्ष का नाम क्या दिया, हिंदुस्तान। फिर उसके बाद आर्य जो भारत में आए वे बहुत सारे कबीलों के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए, जिसे आर्यावर्त यानी आर्यों का देश के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत के लिए जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर अब ये जम्बू द्वीप, आप कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारत का क्या नाम है या पूर्ण नाम क्या है, तो उसमें जम्बू द्वीप भी है, आर्यावर्त भी है, हिंदुस्तान भी है, भारतवर्ष भी है। इन सभी नामों से उल्लेख किया जाता रहा है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी वर्ड इंडोस से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। फ्रांसीसियों के कारण अंग्रेजों ने इसे इंडे मान करके, इंडे को आधार मान करके इंडिया नामकरण किया। जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में इंदु, हिंदू को एच हटा उसने क्या कहा, इंदु नाम से संबोधित किया, और बाद में बदलकर इंडिया हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का नाम इंडिया पड़ता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में भी यह कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, हम बात करते हैं भारत की स्थल सीमा की। तो भारत की स्थल सीमा जो यहाँ पर हमने लाल रंग से आपको दिखलाई हुई है, ये होती हुई ये आपकी है भारत की स्थल सीमा, और इसकी कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम भारतीय जल सीमा की बात करें यानी तटीय सीमा की बात करें, तो जो हमने ये नीले रंग से दिखा रखी है, ये भारत की मुख्य भूमि पर ये जो इसकी जो जलीय सीमा है ये कुल 6,100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसके महाद्वीपों को यानी कि ये लक्षद्वीप, ये अंडमान और ये निकोबार महाद्वीप समूह को अगर हम जोड़ लें, तो इनकी भी जो जलीय रेखाएं हैं, अगर उनकी लंबाइयों को हम जोड़ लें, तो इसकी जो जलीय सीमा है वो लगभग 7.5 किलोमीटर यानी कि लगभग 7,517 किलोमीटर। एग्जैक्ट फिगर में बात करें तो 7,516.6, कहीं कहीं पर 16.7 किलोमीटर होती है। तो ये हो गई इसकी जलीय सीमा, और 15,200 किलोमीटर हो गई इसकी स्थलीय सीमा। तो इस तरीके से भारत की अगर कुल सीमा की बात की जाए जलीय और स्थलीय की, तो वो हो जाती है 22,716.6 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। भारत की अवस्थिति की बात अगर हम करें कि भारत कहाँ स्थित है, किस तरीके से है, तो हमने आपको पहले ही बताया, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, तथा ये जो लाइन है ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये वाला हो गया 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच एग्जिस्ट करता है। भारत फैला हुआ है। अगर इसके आकार को देखो तो ये एक तरह से चतुष्कोणीय, समचतुष्कोणीय विस्तार है, यानी कि चतुर्भुजीय, एक तरह से चतुर्भुज की तरह हम इसको देख सकते हैं। ये इसकी आकृति है। ठीक, अब यहां पर बात आती है, अगर भारत इस तरीके से है तो भारत की नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण तक, ये लगभग 3,214 किलोमीटर, और अगर हम पूरब से पश्चिम की ये लंबाई नाप लें तो ये लगभग 2,933 किलोमीटर होती है। तो ये हो गई भारत की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई।
भारतीय प्रायद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु, जो यहाँ पर मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसको हम केप कमोरिन या कन्याकुमारी कहते हैं, जो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। किंतु भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है उसको हम वो हमारा यहाँ ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है, जो हम आपको अभी आगे दिखाते हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है। इसे हम इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट या फिर इसको पर्सन्स पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये राजीव गांधी जी जब यहाँ पे गए थे तो उन्होंने अपनी माता इंदिरा गांधी के नाम पर इस पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट रखा था। अब इसी चीज़ को अगर हम अगली बात करें तो जो हमारा उत्तरी बिंदु है ये है, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, लेकिन अभी कश्मीर और लद्दाख के अलग होने की वजह से अब ये इंदिरा नाम से है और लद्दाख में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात राज्य में यहाँ पर पड़ता है, जिसे हम गुहार मोता या गुवाहाटी कहीं पर लिखे मिलेगा। और सबसे पूर्वी बिंदु भारत का वो आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको हम किबिथू के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हम भारत के पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिण बिंदु को समझ पा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो, उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई 3214, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर। ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी स्थान भारत का, जिसे हम किबिथू के नाम से जानते हैं, और सबसे पश्चिमी बिंदु जिसे हम गुहार मोता या गुहार मोती के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है। आगे की अगर हम बात करें तो अब ये रहा, हमने आपको बताया कि मुख्य भूमि हमारी ये यहाँ पर है, जो केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी के नाम से हम जानते हैं, तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। लेकिन इससे भी नीचे ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है, इससे भी नीचे 6 डिग्री 7 मिनट पर अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये निकोबार द्वीप समूह का लैंड पड़ता है, पॉइंट पड़ता है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर भारत की पूछे तो वो आपका ये है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, 6 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश पर। और अगर आपको मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वह है कन्याकुमारी या केप कमोरिन अगर आपको देता है, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो अगर मुख्य भूमि के लिए चारों बिंदु की बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किबिथू, गुजरात में गुहार मोता या गुहार मोती, और लद्दाख में आपका आता है इंदिरा कोल, और यहाँ पर आपका आता है कन्याकुमारी या केप कमोरिन। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, दक्षिणतम बिंदु की बात करें, मुख्य भूमि की बात ना करें, तो उस समय आपका होता है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड यानी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिए, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये हो गया इंदिरा कोल और ये हो गई कन्याकुमारी, जो कि दक्षिणी बिंदु है। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट हमारा आता है ये इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट या पर्सन्स पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और ये स्लाइड में अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये भारत की अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,267 वर्ग किलोमीटर है। कभी कभी कुछ एक एग्जाम्स में पूछ भी लेता है, तो ये फिगर बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप की, तो इसके पूर्व में यह है आपकी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। इसके पश्चिम में यह है आपका अरेबियन सी यानी कि जिसको आप कहते हैं अरब सागर। और इसके दक्षिण में अगर आप देखोगे तो इसको हम कहते हैं इंडियन ओशन या हिंद महासागर स्थित है, इसके नाम से हम इसको जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत की स्थिति अगर हम देखें वर्ल्ड में, तो आप देखो ये है रशिया। अगर संपूर्ण विश्व का मैप अगर आप देखोगे तो ये रूस है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है चाइना, जो कि एशिया का पार्ट है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पर चीन है। फिर चौथे स्थान पर आता है अमेरिका। पाँचवें स्थान पर आता है ब्राज़ील, जो कि दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है। उसके बाद छठवें स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पर आता है भारत। तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की जो रैंकिंग है, भारत का जो स्थान है वो है 7वां। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की है। उसके बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है। भारत के बाद आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वें नंबर पर आता है आपका अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान और फिर अल्जीरिया। तो ये होते हैं टॉप 10 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 श्रेष्ठतम देश। इसके आगे की बात करें अगर हम इंडियन ज्योग्राफी में, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अब ये हुआ कैसे? 5 अगस्त 2019 को जो ये पूरा एरिया जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर, और दूसरा बना दिया गया लद्दाख। जम्मू और कश्मीर में दिल्ली की तरह ही विधानसभा के साथ केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं पर लद्दाख जो है कि एक नया केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब अलग होने के बाद में राजधानियां इनकी क्या हुई? जम्मू और कश्मीर की राजधानी गर्मियों में श्रीनगर रहेगा और ठंडियों में क्या हो जाएगा? जम्मू रहेगा। अगर इसको आप देखना चाहो तो हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा गर्मी में श्रीनगर और ठंडी में क्या हो जाएगा? जम्मू। जबकि लद्दाख के लिए ये कहा गया कि भाई इसकी जो राजधानी होगी वो गर्मियों में होगी लेह और सर्दियों में हो जाया करेगी कारगिल।
ठीक है, तो ये परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाते हैं। अब इसके आगे की बात अगर हम करें तो कारगिल की सिचुएशन यहाँ पर है, जो इस पोजीशन पे जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है, दिखाया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर का पहले का अगर आप देखो क्राइटेरिया, तो ये था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये अक्साई चीन, यानी ये जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के द्वारा ऑक्यूपाइड है, चीन के कब्जे में है। और ये जो इस कलर में दिखाया गया है, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब अगर हम बात करते हैं ये, तो ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं। और ये वो हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि इस वाले रीजन का, जो पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल क्या किया है कि इस वाले पोर्शन को अलग करके इसको जम्मू एंड कश्मीर बना दिया, और ये वाला पूरा हिस्सा उन्होंने लद्दाख बना दिया। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर हो जाएगी और जम्मू हो जाया करेगी। और यहाँ की कैपिटल आपको एक ये कारगिल हो गई और दूसरी यहाँ पर ये लेह हुआ करेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों को, जो पहले दो हुआ करते थे, इन दोनों को मिलाकर के एक बना दिया गया और इनकी राजधानी दमन को निर्धारित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ये है आपका दमन, दमन की पोजीशन यहाँ पर है, तो दमन को राजधानी बना दिया गया। दीव एक द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है, एक आइलैंड है, वो दीव और दमन ये दोनों गुजरात के अंतर्गत आते हैं। दादर और नगर हवेली ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक करके एक बना दिया गया। इसकी वजह से 9 से वापस 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जिनकी राजधानी क्या हो गई? दमन हो गई। यहां तक समझ में आ गया? तो इस प्रकार भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। इस राज्य के अंतर्गत आता है दीव और दमन कहां पर है? गुजरात। दादर एंड नगर हवेली कहां पर आ रही है? गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर महाराष्ट्र में आती है। ठीक है, दीव के बारे में अगर पूछे तो दीव क्या है? दीव एक द्वीप है, यानी कि आइलैंड है, इसका गुजरात राज्य का, उसी के अंतर्गत आता है। यहीं पर अगर आप और डिटेल में अगर देख भी रहे हो तो ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये नीचे आप इधर देख रहे होगे तो ये आपका कर्नाटका है, बीच में आपका ये क्या पड़ता है? गोवा। इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके अलावा जो हैं भारत के समस्त राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में। तो हमने बता दिया लद्दाख की राजधानी क्या क्या है? लेह और कारगिल। जम्मू कश्मीर की क्या है? श्रीनगर और जम्मू। अब इसके बाद जो राज्य बचते हैं उनकी बात अगर हम करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसके नीचे अगर आप ये देखो तो ये आता है हिमाचल प्रदेश और इसकी राजधानी है शिमला। पंजाब से अलग होकर के हिमाचल प्रदेश बना हुआ है। फिर बात आती है पंजाब और हरियाणा की, तो पंजाब और हरियाणा दोनों की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, और साथ ही साथ चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये इतना हिस्सा आपको समझ में आ गया? ठीक। फिर और यहीं पर एक चीज़ आप और देख लो कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और उसके साथ ही साथ दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बात आपको कर ली, एक चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली। उससे पहले हमने 2 और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश आपके यहीं पर हो गए। अब आगे चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है राजस्थान। तो ये हो गया राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। अगर आप देखना चाहो तो ये है राजस्थान और इसकी राजधानी है जयपुर। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो आता है राजस्थान के जस्ट बगल में उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी होती है लखनऊ, और आप देख पा रहे होंगे तो ये नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। फिर मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना हुआ है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी से जस्ट सटा हुआ ये आता है बिहार, बिहार की राजधानी है पटना, और बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तो झारखंड की राजधानी है रांची। इसके बगल में जस्ट आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसी के ठीक नीचे आता है उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। आप देखना चाहो तो की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अब इसके आगे चलते हैं और राज्यों के बारे में देखते हैं। अगला आता है गुजरात। तो गुजरात की राजधानी पड़ती है आपकी गांधीनगर, और यहीं पर हमने आपको बता दिया है कि गुजरात में पड़ता है दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश, और महाराष्ट्र में पड़ता है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी आपकी है मुंबई, दीव, दमन, और इसके बाद दादरा एंड नगर हवेली। इन दोनों को मिलाकर के अगला केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 4 ऊपर हो गए थे, ये हो गया 5वां। ठीक है, तो गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, और यहीं पर महाराष्ट्र के ठीक नीचे हमने आपको बताया गोवा। तो गोवा की राजधानी क्या हो जाती है? पणजी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके नीचे आता है कर्नाटका। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु या बेंगलोर, इस नाम से आप जानते हो। फिर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया राज्य तेलंगाना। तो तेलंगाना की कैपिटल यानी राजधानी है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या पड़ती है? अमरावती।
यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है राज्य केरल। तो केरल की राजधानी आपकी है तिरुवनंतपुरम, जो यहाँ बिल्कुल नीचे है, और उसके बगल में आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, जो कि यहाँ पर ऊपर है। अगर राज्य वाइज पूछा जाए कि सबसे दक्षिणी राजधानी कौन सी है, किस राज्य की है, तो सबसे दक्षिण में राजधानी है केरला की, जो कौन सी है, तिरुवनंतपुरम। और सबसे उत्तर में क्या आता है, तो सबसे उत्तर की बात अगर की जाएगी तो लद्दाख की राजधानी क्या आती है, कारगिल। ठीक है, यहाँ तक ओके है। आगे चलते हैं। अब ये हो जाने के साथ ही साथ यहीं पर एक और चीज़ आती है, पौंडीचेरी, जिसका नाम आपने सुना है। तो पौंडीचेरी कुल 4 स्थानों पर व्यवस्थित है और ये कुल 3 राज्यों में पड़ता है। कितने राज्यों में पड़ता है, 3 राज्यों में। कौन कौन सा? पहला स्थान पड़ता है यनम, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपको हमने 3 अलग अलग जगहों पे दिखाया है। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है यनम, जो कि सबसे उत्तरी हिस्सा है पौंडीचेरी का। उसके बाद आता है पौंडीचेरी, जो कि आपका पड़ता है तमिलनाडु में। आप यहाँ भी देख लो, यहाँ भी हमने दिखाया हुआ है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर माहे, जो कि आपका केरल का पार्ट है। और फिर सबसे दक्षिणी हिस्सा है पौंडीचेरी का कराईकल, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। इस तरीके से पौंडीचेरी, जो कि पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी ही है। तो पौंडीचेरी किन किन राज्यों में पड़ती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में। उत्तर से दक्षिण अरेंज करना है तो सबसे उत्तर में नॉर्थ में आता है यनम, फिर उसके बाद आता है पौंडीचेरी, फिर आता है माहे, और फिर उसके बाद आता है कराईकल। ठीक है, ये इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ठीक, ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है और इसको अरेंज करने के लिए भी बोलता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो कोलकाता के ठीक ऊपर अगर आप यहाँ देखो तो नेपाल और भूटान के बीच में ये एक राज्य है। ये राज्य है सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है? गंगटोक। अब फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये है 7 सिस्टर्स। ये कौन सी जगह है? 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यानी उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के, ये कुल 7 हैं और सातों एक साथ हैं। तो इसमें सबसे पूर्व में आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, जो कि यहाँ पड़ती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे अगर आप देखो तो ये आपका आता है, अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे ये असम। असम की राजधानी पड़ती है दिसपुर। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में इसके नीचे यहाँ पर आता है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। फिर आता है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। उसके नीचे आता है मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर यह आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और ये आता है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर हम थोड़ा डिटेल में देखना चाहें तो हम इनको ये इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यह आता है कि भारत की मुख्य भूमि से हट करके बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में इधर पर ये हमारा लक्षद्वीप जो है कि ये आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये रहा हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड। अंडमान को अगर बांटते हैं तो ये आता है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान। और लोअर अंडमान पर ही इसकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर आती है। और सबसे दक्षिण में आता है लिटिल अंडमान। तो ये क्रम कई बार आपसे पूछ लेता है इसको अरेंज करने के लिए, तो इसका आप ध्यान रखें। क्या है? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, फिर उसके बाद आता है लोअर अंडमान, उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। निकोबार की बात करें तो निकोबार आइलैंड आपका बीच में आपका ये 10 डिग्री चैनल आता है, कई बार पूछ लेता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल के ठीक नीचे आपको सबसे नॉर्थ में पड़ता है आर निकोबार। फिर उसके बाद आता है आपका निकोबार आइलैंड, और फिर उसके बाद आता है लिटिल निकोबार, और सबसे दक्षिण में आता है ग्रेट निकोबार। तो इसीलिए हमने बोला था ग्रेट निकोबार का जो ये वाला पॉइंट है इसी को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो वो एग्जिस्ट करता है, वो पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। कहाँ पर पड़ता है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा है। निकोबार आइलैंड्स में सबसे बड़ा आइलैंड ये है, सबसे बड़ा जो लैंड एरिया इसके पास है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है क्या? अब दूसरा आइलैंड बचता है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह को, ये छोटे छोटे जो द्वीप्स हैं इनके पूरे समूहों को मिलाकर के क्या बनता है? लक्षद्वीप। ठीक, अब लक्षद्वीप में ये कावारत्ती इसकी राजधानी है यहाँ पर। और सबसे यहाँ पर देखो तो ये आपका मिनिकॉय है। यहाँ पर ये 2 ही चीज़ें जानने वाली थी कि मिनिकॉय कहाँ पर है, तो मिनिकॉय लक्षद्वीप का पार्ट है, और कावारत्ती ये आपका क्या है? राजधानी है। ये केरला से नीचे, केरला के साउथ वेस्ट में ये पड़ता है। ठीक है, किस सागर में पड़ता है तो आप इसको कह सकते हो कि ये अरब सागर में पड़ता है। ये है लक्षद्वीप। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो सब भी इसके बारे में जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करा है हमने इंडियन ज्योग्राफी। इसके बारे में और आने वाले वीडियोज़ में और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं और किस राज्य के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ की सीमा बनती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो सब भी लाभ उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।